हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ जूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर। आज हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ा था, जिसमें डिफरेंट फूड मॉलिक्यूल का डाइजेशन डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा होता है। और ये जो डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं वह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के विभिन्न पार्ट में पाए जाते हैं, जैसे माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन तथा रेक्टम। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है और ये स्टार्च को शुगर में बदल देता है। इसी प्रकार से प्रोटीज एंजाइम की आवश्यकता होती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। यह प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है और यह स्टमक, पेनक्रियास तथा स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। लाइपेज एंजाइम की आवश्यकता होती है फैट को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में बदलने के लिए, तथा यह पेनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है। जब फूड स्टमक में पहुंचता है तो जो म्यूकस सेल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल्स और पेराइटल सेल्स होती हैं वह HCl तथा गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है। इसी प्रकार से स्मॉल इंटेस्टाइन में हिपेटिक डक्ट के द्वारा बाइल जूस, पैनक्रेटिक डक्ट के द्वारा पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट होता है डिओडिनम में, और ये सारे सिक्रीशन इंटेस्टाइन में जाते हैं और इंटेस्टाइनल जूस के साथ मिलकर यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन के लिए जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वह बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में बदल देते हैं। इस तरह से ये एक प्रकार से सीजर का, कैंची का काम करते हैं, जो कि बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में बदल देते हैं। जैसा कि जो स्टार्च मॉलिक्यूल है, स्टार्च मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है और शाकित होता है, और ये जो एब्जॉर्प्टिव सरफेस होती है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, उसमें ये अवशोषित नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो स्टार्च जब माउथ में हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन बकल कैविटी में, तो एमाइलेज एंजाइम इसको छोटे टुकड़ों में बदल देता है और ये माल्टोज में बदल जाता है। लेकिन माल्टोज का मॉलिक्यूल भी बड़ा होता है और यह एब्जॉर्प्टिव सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब या अवशोषित नहीं हो पाता। तो जो माल्टेज एंजाइम मिलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वह माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, और ये जो ग्लूकोज होते हैं वो मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं और ये बहुत जल्दी ही अवशोषित हो जाती है एब्जॉर्प्टिव सरफेस के द्वारा। इसी प्रकार से जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो भी बड़े होते हैं और यह अवशोषण इनका नहीं हो पाता एब्जॉर्प्टिव सरफेस के द्वारा। तो जो पेनक्रियास से निकलते हैं एंजाइम्स, उनके द्वारा यह पेप्टाइड में बदल जाता है। लेकिन ये जो पेप्टाइड होते हैं ये भी बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है और यह अवशोषित नहीं हो पाता। तो जो पेप्टाइडेज निकलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से, उनके द्वारा यह एमिनो एसिड में बदल जाता है और एमिनो एसिड अवशोषित हो जाता है एब्जॉर्प्टिव सरफेस के द्वारा। फैट का जो डाइजेशन है वह, उसके लिए फैट का घुलना ज़रूरी है, इमल्सिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो जो बाइल होता है लीवर से जो निकलता है वह फैट के साथ मिलकर एक इमल्शन बना लेता है। इसके ऊपर फिर लाइपेज जो एंजाइम होते हैं वो क्रिया करते हैं और इसको फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, और यह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एब्जॉर्प्टिव सरफेस के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है वह कार्बोहाइड्रेट एंजाइम की सहायता से शुगर मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। इसी प्रकार से जो लॉन्ग प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो प्रोटीज एंजाइम की सहायता से एमिनो एसिड मॉलिक्यूल में बदल जाते हैं। और जो बाइल है वह बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट के इमल्सिफिकेशन में, क्योंकि ये उसको छोटी छोटी ड्रॉपलेट में बदल देता है। फैट के मॉलिक्यूल को यह छोटी छोटी ड्रॉपलेट में बदल देता है, जिससे जो लाइपेज एंजाइम है वो अच्छी तरह से क्रिया कर सकता है फैट के मॉलिक्यूल पर और इसको फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में बदल देता है। इन फूड मॉलिक्यूल्स के अलावा न्यूक्लिक एसिड्स भी पाए जाते हैं DNA और RNA के रूप में, उनका भी डाइजेशन होता है। इनका डाइजेशन न्यूक्लियस एंजाइम्स के द्वारा होता है। न्यूक्लियस एंजाइम RNA और DNA क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल हैं, तो सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल में बदलते हैं और न्यूक्लियोसाइड मॉलिक्यूल और अपनी सिंपलर फॉर्म फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस में बदल जाते हैं, और इस प्रकार DNA और RNA का भी डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। ये जो पूरा प्रोसेस है डाइजेशन का वह रेगुलेटेड होता है, नियंत्रित होता है, क्योंकि जो फूड की प्रेजेंस और एब्सेंस होती है उसी के हिसाब से एंजाइम सिक्रीट होते हैं। और ये जो मैकेनिज्म होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, न्यूरल और एंडोक्राइन, यानी न्यूरल और हार्मोनल। जो नर्वस कंट्रोल है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, यानी जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का है,
वह सिर्फ फूड को देखने से, स्मेल करने से, टेस्ट करने से या सिर्फ फूड को सोचने से ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो एक्टिवेट होकर एलिमेंट्री कैनाल की जो ल्यूमेन है वहाँ तक ये स्टिमुलस पहुँचाता है। फिर वापस जब ये स्टिमुलस का रिस्पॉन्स वापस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है तब हम फूड को इनटेक करते हैं, और जब हम फूड को इनटेक करते हैं और फूड जब स्टमक में पहुँचता है तो जो गैस्ट्रिन हार्मोन है वो रिलीज़ होता है। ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है यही विभिन्न एंजाइमों को सक्रिय करता है और जो स्टमक होता है उसकी मोटिलिटी को बढ़ाता है, और जब फूड लोअर स्टमक से डिओडिनम में पहुंच जाता है तो सिक्रीटिन रिलीज़ होता है, और ये सिक्रीटिन क्या करता है, गैस्ट्रिन के रिलीज़ को या गैस्ट्रिक सिक्रीशन को यह लो कर देता है, इनहिबिट कर देता है, क्योंकि अब इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फूड कहाँ पे आ गया, डिओडिनम में। तो डिओडिनम में जो सिक्रीटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन जो होते हैं यह यहाँ पर एक्टिवेट होते हैं और विभिन्न प्रकार के एंजाइमों को यह सक्रिय करते हैं, क्योंकि ये क्षारीय माध्यम वाले एंजाइम होते हैं। तो इनके लिए जो हार्मोन होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, और जो स्टमक में जो हार्मोन होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं जो डिफरेंट एंजाइम के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। इसमें देखिए आप स्टमक में ये ग्रीन वाला जो है सिग्नल सारे, ये सारे एक्टिवेशन वाले सिग्नल है या स्टिमुलेशन वाले सिग्नल हैं, और जो रेड वाला है वो कैसा है, इनहिबिशन वाला है। जैसे ही फूड स्टमक में आया, देखो गैस्ट्रिन वाला सिक्रीशन स्टार्ट हो गया। जब गैस्ट्रिन वाला सिक्रीशन स्टार्ट हुआ तो HCl और गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट हो जाते हैं, लेकिन फूड जैसे ही यहाँ पर पहुँचा वैसे ही कोलिसिस्टोकाइनिन और सिक्रीटिन ने स्टिमुलेशन शुरू कर दिया अपना, और यही सिक्रीशन जब इनका स्टार्ट होगा तो ये जो रेड कलर वाला है ये वाला रिस्पॉन्स शुरू हो जाएगा, यानी सिक्रीटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन गैस्ट्रिन के सिक्रीशंस को इनहिबिट कर देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो एंजाइम्स हैं वह हार्मोनल कंट्रोल में होते हैं, न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल में। अब जैसे ही जो फूड है, जैसे ही हमने फूड को इनटेक किया बकल कैविटी में, तो ये देखो ब्रेन से हमें मैसेज मिलता है तभी हम फूड को इनटेक करते हैं। तो इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन हुआ, यहाँ पर स्टमक है, ये देखो स्टमक में फूड पहुंचा तो गैस्ट्रिन का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया, मतलब इंक्रीज हो गई इसकी एक्टिविटी। जैसे ही फूड यहाँ पर डिओडिनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचेगा वैसे ही ये डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन, क्योंकि फूड यहाँ से यहाँ पर आ चुका है, तो फूड का फर्दर डाइजेशन कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, इसलिए डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रीशन यहाँ पर हो जाता है। तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स के बारे में और उनके न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल के बारे में। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट मॉड्यूल। थैंक यू।